जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। गुजरात के गांधीनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जब्त ड्रग्स के विनाश पर होगी क्षेत्रीय बैठक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेता रहे मौजूद। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के कारण लोगों को नहीं मिल रही राहत। राजधानी में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 पर दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज नई गठित कैबिनेट के साथ करेंगे पहली बैठक। कल प्रधानमंत्री बनने के बाद आर्थिक स्थिरता और सरकार में विश्वास बहाली को बताया प्रमुख एजेंडा। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप में सुपर 12 के मुकाबले जारी। आज दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड और आयरलैंड होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड के अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास करना सेक्टर में सेना के आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है और अब तक एक आतंकी को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेना का कहना है कि ये आतंकियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। तो जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों के हाथ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज गांधीनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जब्त ड्रग्स के विनाश पर क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पंजाब स्थित अमृतसर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ का पंजाब का ये पहला दौरा है। उपराष्ट्रपति दोपहर 12 बजे के करीब श्री गुरु रामदास हवाई अड्डा पहुंचेंगे। श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। उसके बाद जलियांवाला बाग में देश के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का श्री दुर्गियाना मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। दुर्गियाना मंदिर से उपराष्ट्रपति श्री राम तीर्थ जाएंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए अमृतसर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। नव निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस में गैर गांधी परिवार का व्यक्ति ने पहली बार पार्टी का नेतृत्व संभाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा कई प्रदेशों के अध्यक्ष, सांसद और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थल पर स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता जगजीवन राम को पुष्पांजलि अर्पित की।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुके हैं, पदभार वो ग्रहण कर चुके हैं। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य में टिकट को अंतिम रूप देने के लिए आज पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। दिवाली के 2 दिन बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद हवा की स्थिति काफी खराब हो गई, लेकिन इसमें पटाखों के साथ पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो बड़ा कारण मानी जा रही हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण खराब स्तर पर बना हुआ है। दिवाली से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। वायु गुणवत्ता और पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में सुबह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 264 के आसपास दर्ज किया गया, अब यह बढ़कर 349 हो गया। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में कमी को लेकर वायु गुणवत्ता आयोग स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां लोगों को वायु प्रदूषण के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण आसमान में धुआं छाया हुआ है और वायु प्रदूषण इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों के लिए सांस लेना दूभर है। दिवाली से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली के बाद कानपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि दिवाली के पहले से ही शहर में वायु प्रदूषण का जो स्तर था वो सामान्य से कहीं अधिक था। वहीं दिवाली के दिन यहां जमकर पटाखे फोड़े गए, नतीजन वायु बेहद प्रदूषित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात नववर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने गुजराती में ट्वीट करते हुए कहा कि सभी गुजरातियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू होने वाला नया साल आपके जीवन को रोशन करे, आपको प्रगति के पथ पर ले जाए, नए संकल्प, नई प्रेरणा और नए लक्ष्यों के साथ नया साल मुबारक हो। इस आकांक्षा के साथ कि गुजरात हमेशा उपलब्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजराती नववर्ष के अवसर पर लोगों से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी। गुजरात के लोगों का नया साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। आमतौर पर गुजराती नववर्ष अन्नकूट पूजन के दिन से शुरू होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाई बहन के बीच अटूट स्नेह के पर्व भाई दूज पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा, भाई बहन के बीच स्नेह और विश्वास के प्रतीक भाई दूज पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर सभी महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के संकल्प को और मजबूत किया जाए। मेरी कामना है कि ये त्योहार परस्पर भाईचारे की भावना को बढ़ाए। वहीं देश भर में आज गोवर्धन पूजा का भी त्योहार मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा लोक जीवन से जुड़ा त्योहार है। इसे अन्नकूट के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी और अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, समस्त देशवासियों को गोवर्धन पूजा की मंगल कामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो भी साझा किया है, आइए देखते हैं।
खबर महाराष्ट्र से, जहां नवी मुंबई के कलंबोली में भारतीय खाद्य निगम के चावल के गोदाम में आग लग गई। आग की घटना के बाद तहलका मच गया और आग की बड़ी बड़ी लपटें और धुएं का गुबार छा गया। इस दौरान तुरंत दमकल विभाग को आग की घटना के बारे में सूचित किया गया, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम आग को काबू करने के लिए घटनास्थल पर रवाना हुई और घटनास्थल पहुंचकर दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाने का काम शुरू किया। गोदाम में आग की घटना को लेकर जो फायर डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी हैं सौरभ पाटिल, उन्होंने जानकारी दी और बताया कि दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग बुझाने का काम जारी है। और अब बात तेलंगाना के छात्रों की। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने वायदा किया था कि राज्य में पढ़ने वाले गरीब छात्रों की फीस सरकार भरेगी, लेकिन पिछले 2 सालों में राज्य के लाखों गरीब छात्राओं की फीस राज्य सरकार ने नहीं भरी, जिसे लेकर छात्र काफी परेशान हैं। पेश है तेलंगाना से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने राज्य के सभी गरीब छात्रों से ये वायदा किया था कि उनकी पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी छात्र के पढ़ने के सपने को तोड़ा नहीं जाएगा और राज्य सरकार ऐसे छात्रों के साथ पुरजोर तरीके से सहायता करेगी। लेकिन ये सब जुबानी बातें ही साबित हुई। हालत यह है कि आज भी तेलंगाना के लाखों छात्र अपनी फीस वापसी की राह देख रहे हैं। कॉलेज की फीस न भर पाने के कारण इन छात्रों को शैक्षणिक सर्टिफिकेट नहीं मिलते। जब शैक्षणिक सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो ये लोग जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तेलंगाना राष्ट्रंलो मैं 3 साल कॉलेज में पढ़कर वापस आ गया हूँ। जब मैं कॉलेज में डिग्री सर्टिफिकेट लेने जाता हूँ तो मुझसे कहा जाता है कि आपकी फीस अभी बकाया है, इसलिए वो आपको नहीं मिलेगा। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिनकी फीस अभी दी नहीं गई है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। हमारी पूरी फीस पेंडिंग है, हमको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, फीस ना भर पाने के कारण लोगों ने आत्महत्या कर ली है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही खराब कर दिया है। राज्य में कॉलेजों का संचालन करने वाले लोग भी मानते हैं कि सालों बीत गए लेकिन केसीआर सरकार ने छात्रों की फीस वापसी का पैसा रिलीज नहीं किया, जिसके कारण प्राइवेट कॉलेज संचालकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो पेपर में वो ऑलरेडी रिलीज बोल के बता रहा, मेंटेनेंस RT5 थिंक का वो पेपर में स्टेटस में नहीं दिखा, वो सैंक्शन भी नहीं हुआ। फर्स्ट स्टूडेंट्स अकाउंट टू मेंटेनेंस अकाउंट आने के बाद वो RTF आता, उनके स्टूडेंट्स मेंटेनेंस से रिलीज नहीं हुआ। वो कॉलेज के कब आता नहीं मालूम। फार्मर्स रहता, कुछ ना कुछ डेली वर्कर्स रहता, वो लोग पूरा इसमें वो डिपेंड हो जाता स्कॉलरशिप से। अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं आई तो माँ बाप बोलते हैं कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई छोड़ रहे, वो लोग नहीं आने को सोच रहे, पढ़ाई छोड़ने वाले हैं, हम लोग फीस नहीं पे कर सकते। अगर गवर्नमेंट नहीं दिए तो हम लोग कैसे पे करना, ये सब पूछ रहे। हैदराबाद में बड़ी संख्या में राज्य भर से गरीब और किसानों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ताकि बेहतर शिक्षा लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकें, लेकिन पिछले 2 साल से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हमारे को स्कॉलरशिप मेंटेनेंस सब नहीं आ रहा, कहीं को हमारे को भी नहीं मालूम। फिर मैं एप्लीकेशंस भी डाल रहा, फिर अप्रूव भी नहीं हो रहा, कहीं को नहीं मालूम। हमारे को पैसे कम रहता घर में, इसलिए स्कॉलरशिप को अप्लाई करता, वो भी नहीं है तो हम कैसे फीस। छात्रों का ये हाल राज्य की राजधानी हैदराबाद का है। राज्य के दूसरे इलाकों की तस्वीर कैसी होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पिछले 2 सालों से छात्रों ने कई बार अपनी आवाज उठाई, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य के गरीब बच्चों को एक सपना दिखाया था कि गरीबी उनकी प्रतिभा के आड़े नहीं आएगी और राज्य सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। लेकिन पिछले 2 सालों से गरीब बच्चों की फीस स्कूलों में नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन को तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि गरीब बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, हैदराबाद। और आइए बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस की।
पुराने वक्त से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। करीब 70% भारतीय परिवार आज भी खेती पर निर्भर हैं और ये क्षेत्र देश के कुल जीडीपी की अगर बात करें तो 17 से 18% का योगदान देता है। मिलिए हमारे स्टार्टअप गोल्डन यील्ड प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका मकसद किसानों की कृषि और बागवानी से जुड़ी समस्याओं के लिए अनुसंधान आधारित समाधान प्रदान कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है और इसके लिए उसे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से अलंकृत किया जा चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए काफी संभावनाएं हैं। जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, कीमतों में बढ़ोतरी और कई अन्य समस्याओं से लड़ रहे देश के किसानों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। गोल्डन यील्ड प्राइवेट लिमिटेड भी एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो अपने अनुसंधान के जरिए कृषि लागत में कमी लाने और फसल उत्पादन में सुधार को लेकर काम कर रहा है। जो हमें 1 किलो मिलता था पहले, तो अभी हमें 1.5 किलो मिल रहा है उसी प्रोडक्ट का। फूल भी जो हमें जितने मिलते थे अभी उसके 1.5 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। किसान भी पहले थोड़ा डरते थे कि हम यूज करें कि नहीं, तो हमने भी कॉन्फ्रेंसेस की, उनको साथ में बुलाया, उनको बैठ के समझाया सब कुछ। पार्ट ऑफ द फील्ड में हम बोलते थे कि इधर यूज करो, ट्राई करो, और साइंटिस्ट भी आते थे और उनको भी बताते थे कि कब क्या डालना है, कैसे डालना है। गोल्डन यील्ड किसानों को खेती में शुरू से अंत तक सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ फसल कटाई से पहले इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाता है। स्टार्टअप अनुबंध खेती के जरिए भी आय करता है। साथ ही किसानों और उपभोक्ताओं, किसानों और टमाटर प्रसंस्करण कंपनियों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। कंपनी ने फॉर्मुलेशन विकसित किए हैं जो केल्विन साइकिल और फोटोसिंथेसिस में फोटो फास्फोराइलेशन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उपज में 65% की बढ़ोतरी करने के साथ पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। गोल्डन यील्ड कार्बन कैप्चरिंग को बढ़ाने के तरीकों पर भी काम कर रही है। मैजिक रूट जो प्रोडक्ट है वो रूट एंड रूट हेयर को बड़ा करने के लिए और फंक्शनिंग ज्यादा करने के लिए काम करता है। और रूबिस्क हॉग जो है वो केल्विन साइकिल जो एंजाइम है, किण्विक कहते हैं हम लोग, सो उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। और फोटोनमैक्स जो है फोटो फास्फोराइलेशन का काम करने का, एफिशिएंट काम करने के लिए मदद करता है। सो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है क्रॉप प्लांट्स में, एंड इट्स यूनिवर्सल। यू कैन अप्लाई दिस टू एनी क्रॉप so that you can get better yield, better quality and farmers can get a premium price. पिछले 5 साल में कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और दूसरे कई राज्यों के करीब 500 किसानों ने कंपनी द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के माध्यम से लाभ उठाया है, जिसमें 700 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है। गोल्डन यील्ड ने न केवल एग्रीटेक सेक्टर में अपनी जगह बनाई है, बल्कि हजारों किसानों को उम्मीद भी दी है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा योजना से इस साल अगस्त में करीब 14 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। 5 साल के भीतर ईएसआईसी की योजना से कुल 7 करोड़ से ज्यादा सदस्य जुड़े। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये जानकारी दी गई। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 1 करोड़ 49 लाख सदस्य जुड़े। वित्त वर्ष 2020-21 की बात की जाए तो यह आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख था। 19-20 की बात करें तो 1 करोड़ 51 लाख और 2018-19 की बात करें तो 1 करोड़ 49 लाख। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक ईएसआईसी की योजनाओं में सितंबर 2017 से मार्च 2018 तक करीब 83,35,000 नए सदस्य शामिल हुए। एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2017 से 2022 के बीच ईएसआईसी की योजना में कुल, जिस तरह से हमने आपको बताया, 7 करोड़ 22 लाख सदस्य जुड़े हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करते हैं ऋषि सुनक को लेकर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज नई गठित कैबिनेट के साथ पहली बैठक करेंगे। कल ऋषि सुनक ने शपथ ली। किंग चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में सुनक को पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ ही सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए। साथ ही उन्होंने अपनी कैबिनेट का गठन भी किया। डोमिनिक राब उप प्रधानमंत्री, जेम्स क्लेवर्ली विदेश मंत्री, बेन वेलेस रक्षा मंत्री, जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाया गया। सुनक की इस कैबिनेट में तकरीबन पुराने चेहरों को ही तरजीह दी गई है।
यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध माध्यमों से देश छोड़ने का परामर्श दिया गया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास ने परामर्श में कहा कि भारतीय नागरिक सीमा तक पहुंचने के लिए दूतावास से जो मार्गदर्शन और सहायता वो चाहते हैं उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया में कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सीमा पार करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में भारतीय दूतावास की जो वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं। कुछ भारतीय नागरिक कीव में भारतीय दूतावास से जारी पहले परामर्श के बाद ही निकल चुके हैं। तो भारतीय नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। दूतावास के नंबर्स आप देख सकते हैं। जो रोमानिया का दूतावास है +37 जिस तरह से वहाँ का कोड है, उसके बाद आगे नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। पोलैंड +48 वहाँ का कोड 2254 4x5x0 इस तरह के नंबर्स वहाँ पर पोलैंड की तरफ से जारी किए गए। हंगरी के लिए फ़ोन नंबर जारी किया गया है कि आप यहाँ पर जब संपर्क करेंगे तो निकलने के या फिर वहाँ से जाने के तमाम जो विकल्प हैं वो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। स्लोवाकिया में भी दूतावास के फ़ोन नंबर है +42 वहाँ का कोड है, उसके आगे नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और तमाम जो नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं वो निकलने का वैकल्पिक रास्ता जो है वो भारतीय दूतावास आपके लिए तत्पर और त्वरित कार्रवाई के साथ आपको उपलब्ध करवाएगा और यही जो यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी है वो जारी की गई है भारतीय दूतावास द्वारा। करते हैं खेल की खबरों का और बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। आईसीसी T20 विश्व कप में सुपर 12 के ग्रुप 1 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में इंग्लैंड का सामना आयरलैंड से होगा। आयरलैंड की टीम क्वालिफायर राउंड में 2 बार की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज़ को हराकर सुपर 12 में पहुंची। हालांकि आयरलैंड को सुपर 12 में अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वह इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया। ऐसे में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। वहीं आज का दिन दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक मैच खेला है। न्यूजीलैंड ने अपने पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं सुपर 12 में अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में आयरलैंड की कोशिश सुपर 12 में अपनी पहली जीत दर्ज करने की होगी, जबकि न्यूजीलैंड अपना दमदार फॉर्म जारी रखना चाहेगी। सुपर 12 में कल भारत और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। मैच कल प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैच से जुड़ी क्या है ताज़ा स्थिति, इस पर जानकारी दी है वहां मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। मेलबर्न के बाद अब एक्शन सिडनी में शिफ्ट हो गया और भारत नेदरलैंड्स के साथ अब ये दूसरा मुकाबला खेलेगी। पाकिस्तान के साथ उन्होंने ज़बरदस्त जीत अर्जित की, लेकिन अब ये मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ होने वाला है। और कमाल की बात यह है कि भारत नेदरलैंड्स के साथ कभी T20 मुकाबला खेला ही नहीं है, लेकिन अब अगर इतिहास देखें, भारतीय टीम ने 2 50 ओवर के मुकाबले नेदरलैंड्स के साथ खेले हैं और दोनों ही में ही भारत ने जीत दर्ज की है। और आप देखें कि मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ पर हूँ, जहाँ पर दूसरा मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाना है। और इतिहास भारत का यहाँ पर कमाल का रहा है, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया के लिए। अगर आप 2008 में जाएं, सीबी सीरीज जो भारतीय टीम ने जिसमें जीत अर्जित की थी, उसमें सचिन तेंदुलकर ने 117 रन बनाए थे पहले फाइनल में, और पहला फाइनल मुकाबला यहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला गया था। 2019 में टीम इंडिया ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी, पहली सीरीज जीत दर्ज की थी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। वो पे जो चौथा मुकाबला खेला गया था, जो ड्रॉ हुआ था मुकाबला, जो भारतीय टीम 2-1 से सीरीज जीता था, वो मुकाबला भी यहाँ पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। मंकी गेट स्कैंडल की अगर हम बात करें, हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है उस स्कैंडल की, लेकिन मंकी गेट स्कैंडल भी यहाँ पर हुआ था। ऋषभ पंत ने जो 100 लगाया था वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया था। और उसके बाद उससे पहले सचिन तेंदुलकर का जो पहला 100 था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आया था। तो इतिहास भारत का यहाँ कमाल का रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि हैप्पी
हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया का। और T20 के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, भारतीय टीम ने यहाँ पर 4 T20 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है। और यहाँ का एवरेज टोटल अगर हम देखें तो 161 के करीब यहाँ पर एवरेज टोटल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है। स्पिनर्स को यहाँ पर मदद जरूर मिलती है। देखने वाली बात होगी टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ नेदरलैंड्स के खिलाफ उतरती है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। बात करते हैं फ्रेंच ओपन को लेकर। फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल स्पर्धा में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपेव और टोमा जूनियर पोपेव को 19-21, 21-9, 21-13 के अंतर से शिकस्त दी। वहीं फ्रेंच ओपन के महिला एकल मुकाबले में भारत की साइना नेहवाल को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में साइना नेहवाल को पहला गेम जीतने के बावजूद जर्मनी की युवोने ली से 57 मिनट तक चले मैच में 21-13, 17-21, 19-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। फ्रेंच ओपन में आज खेले जाने वाले पुरुष एकल स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन का सामना किदाम्बी श्रीकांत से होगा। सेन और श्रीकांत विश्व रैंकिंग में 8वें और 11वें पायदान पर हैं। दोनों अपने करियर में दूसरी बार आमने सामने होंगे। इससे पहले श्रीकांत ने 2021 विश्व कप चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को हराया, जिसमें उन्हें रजत पदक मिला था। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। टीम 16 विजेता 1। क्या 15 साल बाद बनेगी टीम इंडिया T20 की सरताज? ग्राउंड जीरो से लगातार देते रहेंगे हम आपको अपडेट्स। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम जानकारियां सिर्फ डीडी न्यूज पर। लेट्स सी लासी में हमारे लिए क्या वेट कर रहा है। यलगार हो! आज इस जंग बहादुर क्लाइव और इस कंपनी को मिट्टी में मिला के बंगाल की धरती से इनका नामो निशान मिटा देंगे। हर हाल में बंगाल को बचाना है, नवाब साहब को बचाना है। कुचल ढालो इन अंग्रेजों को। हमला! जाफर, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। जाइए और उन गोरों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।
जम्मू कश्मीर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। गुजरात के गांधीनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जब्त ड्रग्स के विनाश पर होगी क्षेत्रीय बैठक। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बैठक की करेंगे अध्यक्षता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेता रहे मौजूद। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के कारण लोगों को नहीं मिल रही राहत। राजधानी में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 पर दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज नई गठित कैबिनेट के साथ करेंगे पहली बैठक। कल प्रधानमंत्री बनने के बाद आर्थिक स्थिरता और सरकार में विश्वास बहाली को बताया प्रमुख एजेंडा। और खेल की खबरों में टी20 विश्व कप में सुपर 12 के मुकाबले जारी। आज दिन के पहले मुकाबले में इंग्लैंड और आयरलैंड होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास करना सेक्टर में सेना के आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है और अब तक एक आतंकी को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सेना का कहना है कि ये आतंकियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। तो जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर, बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों के हाथ, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज गांधीनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जब्त ड्रग्स के विनाश पर क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की और उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पंजाब स्थित अमृतसर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ का पंजाब का ये पहला दौरा है। उपराष्ट्रपति दोपहर 12 बजे के करीब श्री गुरु रामदास हवाई अड्डा पहुंचेंगे। श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे। उसके बाद जलियांवाला बाग में देश के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का श्री दुर्गियाना मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। दुर्गियाना मंदिर से उपराष्ट्रपति श्री राम तीर्थ जाएंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए अमृतसर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। नव निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार ग्रहण कर चुके हैं। कांग्रेस में गैर गांधी परिवार का व्यक्ति ने पहली बार पार्टी का नेतृत्व संभाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी के लिए कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा कई प्रदेशों के अध्यक्ष, सांसद और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थल पर स्वतंत्रता सेनानी और दलित नेता जगजीवन राम को पुष्पांजलि अर्पित की।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाल चुके हैं, पदभार वो ग्रहण कर चुके हैं। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य में टिकट को अंतिम रूप देने के लिए आज पहली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। दिवाली के 2 दिन बाद भी देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखा गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद हवा की स्थिति काफी खराब हो गई, लेकिन इसमें पटाखों के साथ पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो बड़ा कारण मानी जा रही हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण खराब स्तर पर बना हुआ है। दिवाली से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। वायु गुणवत्ता और पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में सुबह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 264 के आसपास दर्ज किया गया, अब ये बढ़कर 349 हो गया। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में कमी को लेकर वायु गुणवत्ता आयोग स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां लोगों को वायु प्रदूषण के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वायु प्रदूषण के कारण आसमान में धुआं छाया हुआ है और वायु प्रदूषण इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों के लिए सांस लेना दूभर है। दिवाली से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली के बाद कानपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, क्योंकि दिवाली के पहले से ही शहर में वायु प्रदूषण का जो स्तर था वो सामान्य से कहीं अधिक था। वहीं दिवाली के दिन यहां जमकर पटाखे फोड़े गए, नतीजन वायु बेहद प्रदूषित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात नववर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने गुजराती में ट्वीट करते हुए कहा कि सभी गुजरातियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू होने वाला नया साल आपके जीवन को रोशन करे, आपको प्रगति के पथ पर ले जाए, नए संकल्प, नई प्रेरणा और नए लक्ष्यों के साथ नया साल मुबारक हो। इस आकांक्षा के साथ कि गुजरात हमेशा उपलब्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गुजराती नववर्ष के अवसर पर लोगों से मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी। गुजरात के लोगों का नया साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। आमतौर पर गुजराती नववर्ष अन्नकूट पूजन के दिन से शुरू होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाई बहन के बीच अटूट स्नेह के पर्व भाई दूज पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा, भाई बहन के बीच स्नेह और विश्वास के प्रतीक भाई दूज पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस पावन अवसर पर सभी महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के संकल्प को और मजबूत किया जाए। मेरी कामना है कि ये त्योहार परस्पर भाईचारे की भावना को बढ़ाए। वहीं देश भर में आज गोवर्धन पूजा का भी त्योहार मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा लोक जीवन से जुड़ा त्योहार है। इसे अन्नकूट के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी और अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, समस्त देशवासियों को गोवर्धन पूजा की मंगल कामनाएं। भगवान श्री कृष्ण सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो भी साझा किया है, आइए देखते हैं।
खबर महाराष्ट्र से, जहां नवी मुंबई के कलंबोली में भारतीय खाद्य निगम के चावल के गोदाम में आग लग गई। आग की घटना के बाद तहलका मच गया और आग की बड़ी बड़ी लपटें और धुएं का गुबार छा गया। इस दौरान तुरंत दमकल विभाग को आग की घटना के बारे में सूचित किया गया, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम आग को काबू करने के लिए घटनास्थल पर रवाना हुई और घटनास्थल पहुंचकर दमकल विभाग की टीम ने आग को बुझाने का काम शुरू किया। गोदाम में आग की घटना को लेकर जो फायर डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी हैं सौरभ पाटिल, उन्होंने जानकारी दी और बताया कि दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग बुझाने का काम जारी है। और अब बात तेलंगाना के छात्रों की। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने वायदा किया था कि राज्य में पढ़ने वाले गरीब छात्रों की फीस सरकार भरेगी, लेकिन पिछले 2 सालों में राज्य के लाखों गरीब छात्राओं की फीस राज्य सरकार ने नहीं भरी, जिसे लेकर छात्र काफी परेशान हैं। पेश है तेलंगाना से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना की केसीआर सरकार ने राज्य के सभी गरीब छात्रों से ये वायदा किया था कि उनकी पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी छात्र के पढ़ने के सपने को तोड़ा नहीं जाएगा और राज्य सरकार ऐसे छात्रों के साथ पुरजोर तरीके से सहायता करेगी। लेकिन ये सब जुबानी बातें ही साबित हुई। हालत यह है कि आज भी तेलंगाना के लाखों छात्र अपनी फीस वापसी की राह देख रहे हैं। कॉलेज की फीस न भर पाने के कारण इन छात्रों को शैक्षणिक सर्टिफिकेट नहीं मिलते। जब शैक्षणिक सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो ये लोग जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तेलंगाना राष्ट्रंलो इप्पటి मैं 3 साल कॉलेज में पढ़कर वापस आ गया हूँ। जब मैं कॉलेज में डिग्री सर्टिफिकेट लेने जाता हूँ तो मुझसे कहा जाता है कि आपकी फीस अभी बकाया है, इसलिए वो आपको नहीं मिलेगा। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिनकी फीस अभी दी नहीं गई है। స్వయంగా నేనే చూసుకున్నట్లే कनीसम फी रियंबर्समेंट ले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। हमारी पूरी फीस पेंडिंग है, हमको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, फीस ना भर पाने के कारण लोगों ने आत्महत्या कर ली है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही खराब कर दिया है। इंटेलिजेंसी ऑफ दिस गवर्नेंस। राज्य में कॉलेजों का संचालन करने वाले लोग भी मानते हैं कि सालों बीत गए लेकिन केसीआर सरकार ने छात्रों की फीस वापसी का पैसा रिलीज नहीं किया, जिसके कारण प्राइवेट कॉलेज संचालकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो पेपर में वो ऑलरेडी रिलीज बोल के बता रहा मेंटेनेंस RT5 का वो पेपर में स्टेटस में नहीं दिखा, वो सैंक्शन भी नहीं हुआ। फर्स्ट स्टूडेंट्स अकाउंट टू मेंटेनेंस अकाउंट आने के बाद वो RTF आता, उनके स्टूडेंट्स मेंटेनेंस से रिलीज नहीं हुआ, वो कॉलेज के कब आता नहीं मालूम। फार्मर्स रहता, कुछ ना कुछ डेली वर्कर्स रहता, वो लोग पूरा इसमें वो डिपेंड हो जाता स्कॉलरशिप से। अगर उनको स्कॉलरशिप नहीं आई तो माँ बाप बोलते हैं कि हम लोग बच्चों को पढ़ाई छोड़ रहे, वो लोग नहीं आने को सोच रहे, पढ़ाई छोड़ने वाले हैं, हम लोग फीस नहीं पे कर सकते। अगर गवर्नमेंट नहीं दिए तो हम लोग कैसे पे करना, ये सब पूछ रहे। हैदराबाद में बड़ी संख्या में राज्य भर से गरीब और किसानों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ताकि बेहतर शिक्षा लेकर अपने सपनों को पूरा कर सकें, लेकिन पिछले 2 साल से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हमारे को स्कॉलरशिप मेंटेनेंस सब नहीं आ रहा, कहीं को हमारे को भी नहीं मालूम। फिर मैं एप्लीकेशंस भी डाल रहा, फिर अप्रूव भी नहीं हो रहा, कहीं को नहीं मालूम। हमारे को पैसे कम रहता घर में, इसलिए स्कॉलरशिप को अप्लाई करता, वो भी नहीं है तो हम कैसे फीस। छात्रों का ये हाल राज्य की राजधानी हैदराबाद का है। राज्य के दूसरे इलाकों की तस्वीर कैसी होगी उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पिछले 2 सालों से छात्रों ने कई बार अपनी आवाज उठाई, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने राज्य के गरीब बच्चों को एक सपना दिखाया था कि गरीबी उनकी प्रतिभा के आड़े नहीं आएगी और राज्य सरकार गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। लेकिन पिछले 2 सालों से गरीब बच्चों की फीस स्कूलों में नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से स्कूल प्रशासन को तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि गरीब बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। कैमरामैन सेंथिल के साथ नीरज सिंह, GD न्यूज, हैदराबाद। और आइए बात करते हैं स्टार्टअप चैंपियंस की।
पुराने वक्त से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। करीब 70% भारतीय परिवार आज भी खेती पर निर्भर हैं और ये क्षेत्र देश के कुल जीडीपी की अगर बात करें तो 17 से 18% का योगदान देता है। मिलिए हमारे स्टार्टअप गोल्डन यील्ड प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका मकसद किसानों की कृषि और बागवानी से जुड़ी समस्याओं के लिए अनुसंधान आधारित समाधान प्रदान कर उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है और इसके लिए उसे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से अलंकृत किया जा चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए काफी संभावनाएं हैं। जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, कीमतों में बढ़ोतरी और कई अन्य समस्याओं से लड़ रहे देश के किसानों के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हैं। गोल्डन यील्ड प्राइवेट लिमिटेड भी एक एग्रीटेक स्टार्टअप है जो अपने अनुसंधान के जरिए कृषि लागत में कमी लाने और फसल उत्पादन में सुधार को लेकर काम कर रहा है। जो हमें 1 किलो मिलता था पहले, तो अभी हमें 1.5 किलो मिल रहा है उसी प्रोडक्ट का। फूल भी जो हमें जितने मिलते थे अभी उसके 1.5 गुना ज्यादा मिल रहे हैं। किसान भी पहले थोड़ा डरते थे कि हम यूज करें कि नहीं, तो हमने भी कॉन्फ्रेंसेस की, उनको साथ में बुलाया, उनको बैठ के समझाया सब कुछ। पार्ट ऑफ द फील्ड में हम बोलते थे कि इधर यूज करो, ट्राई करो, और साइंटिस्ट भी आते थे और उनको भी बताते थे कि कब क्या डालना है, कैसे डालना है। गोल्डन यील्ड किसानों को खेती में शुरू से अंत तक सभी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ फसल कटाई से पहले इस्तेमाल होने वाले उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाता है। स्टार्टअप अनुबंध खेती के जरिए भी आय करता है। साथ ही किसानों और उपभोक्ताओं, किसानों और टमाटर प्रसंस्करण कंपनियों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। कंपनी ने फॉर्मुलेशन विकसित किए हैं जो केल्विन साइकिल और फोटोसिंथेसिस में फोटो फास्फोराइलेशन प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उपज में 65% की बढ़ोतरी करने के साथ पौधों में फोटोसिंथेसिस की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। गोल्डन यील्ड कार्बन कैप्चरिंग को बढ़ाने के तरीकों पर भी काम कर रही है। मैजिक रूट जो प्रोडक्ट है वो रूट एंड रूट हेयर को बड़ा करने के लिए और फंक्शनिंग ज्यादा करने के लिए काम करता है। और रुबिस्क जो है वो केल्विन साइकिल जो एंजाइम है, किण्विक कहते हैं हम लोग, सो उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। और फोटोनमैक्स जो है फोटो फास्फोराइलेशन का काम करने का एफिशिएंट काम करने के लिए मदद करता है। सो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस बढ़ता है क्रॉप प्लांट्स में, एंड इट्स यूनिवर्सल। यू कैन अप्लाई दिस टू एनी क्रॉप so that you can get better yield, better quality and farmers can get a premium price. पिछले 5 साल में कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और दूसरे कई राज्यों के करीब 500 किसानों ने कंपनी द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के माध्यम से लाभ उठाया है, जिसमें 700 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है। गोल्डन यील्ड ने न केवल एग्रीटेक सेक्टर में अपनी जगह बनाई है, बल्कि हजारों किसानों को उम्मीद भी दी है। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा योजना से इस साल अगस्त में करीब 14 लाख से ज्यादा नए सदस्य जुड़े हैं। 5 साल के भीतर ईएसआईसी की योजना से कुल 7 करोड़ से ज्यादा सदस्य जुड़े। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये जानकारी दी गई। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 1 करोड़ 49 लाख सदस्य जुड़े। वित्त वर्ष 2020-21 की बात की जाए तो यह आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख था। 19-20 की बात करें तो 1 करोड़ 51 लाख और 2018-19 की बात करें तो 1 करोड़ 49 लाख। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक ईएसआईसी की योजनाओं में सितंबर 2017 से मार्च 2018 तक करीब 83,35,000 नए सदस्य शामिल हुए। एनएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2017 से 2022 के बीच ईएसआईसी की योजना में कुल, जिस तरह से हमने आपको बताया, 7 करोड़ 22 लाख सदस्य जुड़े हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करते हैं ऋषि सुनक को लेकर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज नई गठित कैबिनेट के साथ पहली बैठक करेंगे। कल ऋषि सुनक ने ब्रिटेन पत्नी किंग चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में सुनक को पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ ही सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए। साथ ही उन्होंने अपनी कैबिनेट का गठन भी किया। डोमिनिक राब उप प्रधानमंत्री, जेम्स क्लेवर्ली विदेश मंत्री, बेन वेलेस रक्षा मंत्री, जेरेमी हंट को वित्त मंत्री बनाया गया। सुनक की इस कैबिनेट में तकरीबन पुराने चेहरों को ही तरजीह दी गई है।
यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध माध्यमों से देश छोड़ने का परामर्श दिया गया है। यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास ने परामर्श में कहा कि भारतीय नागरिक सीमा तक पहुंचने के लिए दूतावास से जो मार्गदर्शन और सहायता वो चाहते हैं उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया में कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सीमा पार करने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में भारतीय दूतावास की जो वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं। कुछ भारतीय नागरिक कीव में भारतीय दूतावास से जारी पहले परामर्श के बाद ही निकल चुके हैं। तो भारतीय नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई है। दूतावास के नंबर्स आप देख सकते हैं। जो रोमानिया का दूतावास है +37 जिस तरह से वहाँ का कोड है, उसके बाद आगे नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। पोलैंड +48 वहाँ का कोड 2254 5x0 इस तरह के नंबर्स वहाँ पर पोलैंड की तरफ से जारी किए गए। हंगरी के लिए फ़ोन नंबर जारी किया गया है कि आप यहाँ पर जब संपर्क करेंगे तो निकलने के या फिर वहाँ से जाने के तमाम जो विकल्प हैं वो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। स्लोवाकिया में भी दूतावास के फ़ोन नंबर है +42 वहाँ का कोड, उसके आगे नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और तमाम जो नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं वो निकलने का वैकल्पिक रास्ता जो है वो भारतीय दूतावास आपके लिए तत्पर और त्वरित कार्रवाई के साथ आपको उपलब्ध करवाएगा और यही जो यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी है वो जारी की गई है भारतीय दूतावास द्वारा। करते हैं खेल की खबरों का और बात करते हैं क्रिकेट को लेकर। आईसीसी T20 विश्व कप में सुपर 12 के ग्रुप 1 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में इंग्लैंड का सामना आयरलैंड से होगा। आयरलैंड की टीम क्वालिफायर राउंड में 2 बार की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज़ को हराकर सुपर 12 में पहुंची। हालांकि आयरलैंड को सुपर 12 में अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वह इंग्लैंड की टीम ने अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को हराया। ऐसे में दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। वहीं आज का दिन दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में अभी तक एक मैच खेला है। न्यूजीलैंड ने अपने पहले मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं सुपर 12 में अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में आयरलैंड की कोशिश सुपर 12 में अपनी पहली जीत दर्ज करने की होगी, जबकि न्यूजीलैंड अपना दमदार फॉर्म जारी रखना चाहेगी। सुपर 12 में कल भारत और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। मैच कल प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैच से जुड़ी क्या है ताज़ा स्थिति, इस पर जानकारी दी है वहां मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन ने। मेलबर्न के बाद अब एक्शन सिडनी में शिफ्ट हो गया और भारत नेदरलैंड्स के साथ अब ये दूसरा मुकाबला खेलेगी। पाकिस्तान के साथ उन्होंने ज़बरदस्त जीत अर्जित की, लेकिन अब ये मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ होने वाला है। और कमाल की बात यह है कि भारत नेदरलैंड्स के साथ कभी T20 मुकाबला खेला ही नहीं है, लेकिन अब अगर इतिहास देखें, भारतीय टीम ने 2 50 ओवर के मुकाबले नेदरलैंड्स के साथ खेले हैं और दोनों ही में ही भारत ने जीत दर्ज की है। और आप देखें कि मैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ पर हूँ, जहाँ पर दूसरा मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ खेला जाना है। और इतिहास भारत का यहाँ पर कमाल का रहा है, हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया के लिए। अगर आप 2008 में जाएं, सीबी सीरीज जो भारतीय टीम ने जिसमें जीत अर्जित की थी, उसमें सचिन तेंदुलकर ने 117 रन बनाए थे पहले फाइनल में, और पहला फाइनल मुकाबला यहाँ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला गया था। 2019 में टीम इंडिया ने अपनी पहली जीत दर्ज की थी, पहली सीरीज जीत दर्ज की थी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर। वो पे जो चौथा मुकाबला खेला गया था, जो ड्रॉ हुआ था मुकाबला, जो भारतीय टीम 2-1 से सीरीज जीता था, वो मुकाबला भी यहाँ पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। मंकी गेट स्कैंडल की अगर हम बात करें, हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है उस स्कैंडल की, लेकिन मंकी गेट स्कैंडल भी यहाँ पर हुआ था। ऋषभ पंत ने जो 100 लगाया था वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाया था। और उसके बाद उससे पहले सचिन तेंदुलकर का जो पहला 100 था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आया था। तो इतिहास भारत का यहाँ कमाल का रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि
हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है टीम इंडिया का। और T20 के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, भारतीय टीम ने यहाँ पर 4 T20 मुकाबले खेले हैं, 3 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की है और यहाँ का एवरेज टोटल अगर हम देखें तो 161 के करीब यहाँ पर एवरेज टोटल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय टीम का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है। स्पिनर्स को यहाँ पर मदद जरूर मिलती है। देखने वाली बात होगी टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ नेदरलैंड्स के खिलाफ उतरती है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। बात करते हैं फ्रेंच ओपन को लेकर। फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल स्पर्धा में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपेव और टोमा जूनियर पोपेव को 19-21, 21-9, 21-13 के अंतर से शिकस्त दी। वहीं फ्रेंच ओपन के महिला एकल मुकाबले में भारत की साइना नेहवाल को पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में साइना नेहवाल को पहला गेम जीतने के बावजूद जर्मनी की युवोने ली से 57 मिनट तक चले मैच में 21-13, 17-21, 19-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। फ्रेंच ओपन में आज खेले जाने वाले पुरुष एकल स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन का सामना किदाम्बी श्रीकांत से होगा। सेन और श्रीकांत विश्व रैंकिंग में 8वें और 11वें पायदान पर हैं। दोनों अपने करियर में दूसरी बार आमने सामने होंगे। इससे पहले श्रीकांत ने 2021 विश्व कप चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को हराया, जिसमें उन्हें रजत पदक मिला था। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत।